घर का सपना। लोग जीवन भर की कमाई से इसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अब ये सपना एक डरावना सपना बनकर रह गया है। कैसे? बैंकों और बिल्डरों ने मिलकर धोखा दिया है अपने ग्राहकों को। अब क्या रेरा भी इनके आगे विवश है? देखते हैं पूरी सच्चाई। समझें कि कैसे बिल्डर बैंक से टाई अप करता है, प्री अप्रूवल लोन और सबवेंशन स्कीम के नाम पर लोगों को फंसाया जाता है। आम ग्राहकों को दिखाया जाता है कि ईएमआई मत दो जब तक कि घर तैयार ना हो, लेकिन हकीकत में ईएमआई शुरू हो जाती है और सालों तक घर नहीं मिलता। बैंक और बिल्डर दोनों ने लोगों को सब पेंशन स्कीम के तहत ठग लिया। इस स्कीम के तहत लोग 10 या 20% राशि देकर किसी बिल्डर या डेवलपर की परियोजना में अपना फ्लैट बुक करा लेते थे। शेष पैसा बैंक सबवेंशन स्कीम के तहत सीधे बिल्डर को दे देते थे। वे फ्लैट तैयार कर ग्राहकों को सौंपने तक खुद बैंकों को किस्त चुकाने का वादा करते थे। हजारों लोगों ने इस आकर्षक स्कीम के तहत अपने फ्लैट बुक कराए। यह सिलसिला 2010 और 11 से शुरू हुआ। सब पेंशन स्कीम के नाम पर हो रहे घोटाले का पता तो तब चला जब कुछ पीड़ित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिन्हें उन किस्तों को चुकाने के लिए कहा जा रहा था, जिन्हें बिल्डर को उन्हें देना था। बिल्डरों ने केवल किस्त चुकानी बंद की, बल्कि फ्लैट निर्माण भी रोक दिए। उन्होंने बैंक से मिला पैसा कहीं और खपा दिया। कुछ बिल्डर तो डिफ़ॉल्टर भी हो गए थे। इसके बाद बैंकों ने बिल्डरों की गर्दन दबोचने के बजाय फ्लैट खरीदारों को ही पकड़ा और उन्हें उस लोन की शेष किस्तें चुकाने के लिए विवश किया जाने लगा, जो वस्तुतः बिल्डरों को दिया गया था। बैंकों को इस तर्क से कोई मतलब नहीं था कि फ्लैट खरीदार फ्लैट हासिल किए बिना ही किस्त क्यों चुकाए, क्योंकि भुक्तभोगी लोगों ने सब पेंशन स्कीम के तहत किस्त चुकाने को लेकर बैंकों और बिल्डरों से त्रिपक्षीय समझौता कर रखा था, इसलिए वे इसमें फंस गए। इसलिए और भी क्योंकि बैंकों ने इससे पल्ला झाड़ लिया कि बिल्डर फ्लैट बना भी रहे हैं या नहीं। यह अंधेरगर्दी तो तब हुई जब रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह एडवाइजरी जारी कर रखी थी कि वे बिल्डरों की उनकी परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से पैसा दें, यानी उनकी आवासीय परियोजना जैसे जैसे आगे बढ़े पैसे पैसे उन्हें पैसा दें। उन्होंने ऐसा करना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए नहीं समझा क्योंकि ठगी के इस खेल में वे बिल्डरों का साथ दे रहे थे। अच्छा, बैंक इसमें शामिल क्यों होते हैं? बिल्डर को बल्क लोन देकर एक एज्योर्ड प्रॉफिट मिल जाता है। ग्राहक से ईएमआई वसूलना, भले ही उनको घर घर मिले या ना मिले। कई मामलों में तो बैंक इग्नोर करता है कि बिल्डर की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, अच्छी है या ख़राब है। मतलब घर मिले या ना मिले, बैंक जीते और बिल्डर भी बेचारा हारा तो ग्राहक ही ना। यदि बैंक अतिरिक्त सतर्कता ना भी बरतते, अगर केवल रिजर्व बैंक की एडवाइजरी का ही पालन करते और इसकी चिंता करते कि उनका अपना पैसा ना डूबने पाए, तो हजारों लोगों को ठगे जाने से रोका जा सकता था। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि बैंकों ने बिल्डरों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। वस्तुतः यह ठगी नहीं, बिल्कुल एक तरह की लूट है। और इससे भी अधिक शर्म की बात है कि कोई नहीं, कई सरकारी बैंकें भी इस तरह की खुली लूट में शामिल पाई गई हैं। प्राइवेट बैंक ही नहीं, सरकारी बैंक भी इस लूट में शामिल हैं। रेरा यानी कि रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये क्यों बना था? ये बना था ग्राहकों को सुरक्षा देने और पारदर्शिता लाने के लिए। लेकिन हकीकत क्या है? केस दर्ज करने के बाद सालों तक कोई सुनवाई नहीं। बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई बहुत ही कम। कई बार जुर्माना लगाने के बाद भी बिल्डर वसूली कर लेते हैं। इसका मतलब केवल यही नहीं कि 2017 में जब रेरा का गठन हुआ था, उसके बाद भी बैंक और बिल्डर मिलकर लोगों को ठगते रहे, बल्कि यह भी है कि इस नियामक संस्था ने भी फ्लैट खरीदारों के हितों की परवाह नहीं की। इस संस्था का गठन तो फ्लैट खरीदारों के हितों के लिए किया गया था, वह भी धोखेबाज बिल्डरों के हितों की चिंता करती दिख रही है। यह कहीं ज़्यादा शर्म की बात है, क्योंकि ये बाढ़ खेत को खाए वाला मामला है। यह समझ आता है कि लोग बिल्डरों पर सहज ही भरोसा ना करें, लेकिन अब
वे बैंकों और रेरा जैसी संस्था से भी कोई उम्मीद ना रखें। उनकी संदिग्ध कार्यप्रणाली तो इसी ओर संकेत करती है। पता नहीं सब पेंशन स्कीम के तहत बैंकों के कितने हज़ार करोड़ रुपए फंसे हैं और कितने हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्हें फ्लैट भी नहीं मिला और वह लोन भी उनके गले में पड़ गया, एक फांस बनकर रह गया है जिसे बिल्डर डकार गए। यदि इस मामले की जांच और सुनवाई वर्षों तक होती रही और बैंक एवं बिल्डरों को कटघरे में नहीं खड़ा किया गया तो यह हज़ारों फ्लैट खरीदारों के साथ अन्याय ही होगा। ग्राहक ईएमआई भर रहे हैं और उन्हें फ्लैट तो मिला नहीं, तो आपको वस्तुतः कहीं और रह रहे होंगे जहाँ किराया भी दे रहा है, उन्हें फिर तो दोहरी मार पड़ रही है। ईएमआई भी भर रहे हैं और किराया भी दे रहे हैं। उनका जो सपना था घर का वो भी अधूरा है। अब कोर्ट और रेरा में भी भटकना पड़ रहा है। अब सरकार को करना क्या चाहिए? बैंकों को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। बिल्डरों की संपत्ति जब्त कर ग्राहकों को पैसा लौटाना चाहिए। रेरा को मजबूत और तेज़ बनाइए। अब जनता को भी इस पर एक राय लेनी चाहिए। सुझाव जनता के लिए हैं, किसी भी स्कीम पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। पहले लीगली चेक करवाएं। कलेक्टिव बायर ग्रुप बनाकर लड़ाई लड़ें। आरटीआई, पीआईएल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और उन पर दबाव बढ़ाएं। इस अन्याय का प्रतिकार केवल यही नहीं होगा कि लोगों को लूटने वाले बैंक अफसरों और बिल्डरों को दंड का भागीदार बनाया जाए, बल्कि फ्लैट खरीदारों को राहत दी जाए। उन्हें उन अनिर्मित या अर्धनिर्मित फ्लैटों को लोन चुकाने की बाध्य नहीं किया जाना चाहिए जो वास्तव में उन्हें मिले ही नहीं। घर हर इंसान का सपना है, लेकिन जब बैंक और बिल्डर मिलकर इसे तोड़ दें और रेरा भी चुप रहे तो सवाल तो उठना लाजमी है, आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ? अब समय आ गया है कि इस खेल को उजागर किया जाए। अगर आप भी इस धोखाधड़ी से गुजरे हैं तो अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस सच्चाई को जान सके। कमेंट में लिखें कि क्या रेरा और शक्तिशाली बनाना चाहिए। जय हिंद।